Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is J. कुंदन सिंघानिया। आज हम लोग 12th क्लास के रेनबो बुक का एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा हमेशा की तरह पोएम पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में जानते हैं जरा। स्टार्ट होता है ये पोएम का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ का मतलब अब है ना, लीव्स मतलब पत्तियां, फॉलिंग मतलब फॉल मतलब होता है गिरना या झरना, फास्ट मतलब तेजी है ना। तो क्या हो गया, अब पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं या गिर रही हैं, है ना। तो आज पहले इसके राइटर के बारे में जरा हम डिटेल से समझते हैं। इनके राइटर जो है शॉर्ट फॉर्म में इसको हम जहां पे भी देखते हैं जनरली लिखा हुआ रहता है W.H. ऑडेन, यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है, W.H. ऑडेन है ना। और इसका फुल फॉर्म जो होता है W.H. ऑडेन का, W का मतलब क्या हो, विस्टन, H से हग, ऑडेन। तो क्या हो जाएगा, विस्टन हग ऑडेन इनका पूरा नाम है और शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं W.H. ऑडेन। पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, इसलिए करके जरा ध्यान से इसको समझेंगे। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है, W.H. ऑडेन है ना, विस्टन हग ऑडेन इनका पूरा नाम है। अब इनके बारे में और जरा डिटेल से समझते हैं। ये इनका ये कब से कब तक माने जाते हैं, 1907 से 1973 तक, है ना। अब जरा डिटेल से समझते हैं इनका बर्थ मतलब जन्म। इनके जन्म से रिलेटेड जरा समझते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 21 फरवरी 1907 को हुआ था, यानी कि इनका जन्म W.H. ऑडेन का जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो यॉर्क में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे जरा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, यॉर्क में हुआ था। और ये यॉर्क कहाँ है, इंग्लैंड में, है ना। एक और नाम है, एक है न्यूयॉर्क और है यॉर्क, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग जो है कंट्री में है ना। जैसे यॉर्क है इंग्लैंड में, उसी तरीके न्यूयॉर्क जो है वो अमेरिका में। ध्यान से समझेंगे, एक न्यूयॉर्क है जो कि अमेरिका में, ये न्यूयॉर्क नहीं है, ये है सिर्फ यॉर्क। और यॉर्क कहाँ है, इंग्लैंड में पड़ता है ना। तो बोल सकते हैं कि W.H. ऑडेन का जन्म इंग्लैंड के यॉर्क शहर में 21 फरवरी 1907 को हुआ था। अब इनका डेथ समझते हैं, इनकी मृत्यु जो है 29 सितंबर 1973 इन वियना ऑस्ट्रिया। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 सितंबर 1973 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो वियना में। कहाँ हुई थी, वियना में। ऐसे आप पढ़ेंगे, है ना, हिस्ट्री वगैरह में 10th क्लास की, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया वियना, ये सब के बारे बहुत सारे डिटेल से आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, है ना। तो ये ऑस्ट्रिया वियना एक शहर है जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। एक ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया अलग अलग है। ऑस्ट्रिया एक अलग देश है। तो ऑस्ट्रिया में एक शहर है, कौन सा, वियना। और वियना में ही इनकी मृत्यु हुई थी, यानी जन्म इंग्लैंड में हुआ था, मृत्यु बहुत ही इंटरेस्टिंग कवि है। जन्म इनका इंग्लैंड के यॉर्क शहर में, मृत्यु ऑस्ट्रिया में यानी दूसरे देश में, और रहते थे ये कहीं तीसरे देश में। कहाँ समझते हैं जरा। ही वॉज एन एंग्लो अमेरिकन पोएट, यह जो है एक एंग्लो अमेरिकन पोएट है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इनका जन्म तो हुआ था इंग्लैंड में, तो इनको इंग्लिश पोएट बोलना चाहिए, इंग्लैंड के कवि। लेकिन ये इंग्लैंड के कवि नहीं कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, एंग्लो अमेरिकन पोएट। ऐसा क्यों कहलाते हैं, इसमें अमेरिकन नाम कहाँ से जुड़ गया, तो क्योंकि इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन ये बस गए थे जाकर के अमेरिका में, है ना, इसलिए करके इनको एंग्लो अमेरिकन पोएट कहा जाता है ना। एंग्लो अमेरिकन पोएट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं लिख दिया हूँ, ब्रिटिश मूल का, यानी ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का मूल निवासी है, लेकिन वो कहाँ पे रहने लग गए, अमेरिका में, इसलिए करके इसको कहा जाता है एंग्लो अमेरिकन पोएट। वही लिखा हूँ, ब्रिटिश मूल का अमेरिकी कवि। इसको एक और चीज बोल सकते हैं क्या, ब्रिटिश बोर्न अमेरिकन पोएट।
ब्रिटिश बोर्न, यानी ब्रिटिश मतलब क्या, ब्रिटिश बोर्न अमेरिकन पोएट मतलब ब्रिटिश का मतलब क्या, इंग्लैंड, इंग्लैंड में जन्म हुआ, लेकिन वो कवि कहाँ के, अमेरिका के, यानी दोनों के, इंग्लैंड के भी कवि थे ये, अमेरिका के भी, इसलिए करके इसको एंग्लो अमेरिकन पोएट बोला जाता है ना। आगे समझते हैं जरा। इन 1939 यानी 1939 ईस्वी में ही लेफ्ट इंग्लैंड, वह इंग्लैंड छोड़ दिए, है ना। जैसा कि हम लोग जानते हैं वो इंग्लैंड छोड़ दिए कब, 1939 ईस्वी में। एंड सेटल्ड इन द यूएसए, और सेटल हो गए थे, है ना, यानी जा करके वो सेटल हो गए कहाँ, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में वो सेटल हो गए थे, यानी रहने लगे थे कहाँ, अमेरिका में। एंड बिकेम एन अमेरिकन सिटीजन इन 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि और 1946 ईस्वी में अमेरिकन सिटीजन यानी कि अमेरिकी नागरिकता, वो अमेरिकी नागरिक बन गए, यानी कि 1946 ईस्वी में उन्हें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो गई, है ना। इनको अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो गई, यानी कि वो अमेरिका के कहलाने लगे थे। वो कब से, तो 1946 से, 1946 ईस्वी से, है ना। आगे समझते हैं जरा। ऑर्डेंस वर्क, ऑर्डेन मतलब WH ऑर्डेन, है ना। ऑर्डेंस वर्क यानी ऑर्डेन का जो काम है, इज डिवाइडेड इनटू द, इज डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब बांटना होता है, डिवाइड मतलब बांटना, इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। चूंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं ये कि ये जो कवि थे वो इंग्लैंड के और अमेरिका के दोनों के थे, इसलिए करके इनके काम को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक काम जो वो इंग्लैंड में रह के किए, मतलब वैसी कविताएं जो कि इंग्लैंड में रह के लिखे हैं या कहानी लिखे हैं, और एक और कुछ समय जब वो अमेरिका में जाकर सेटल हो गए, वहाँ पर भी जो कविता लिखे हैं उनको, है ना। तो ये दो वर्गों में बांटा जा सकता है इनके काम को, एक इंग्लैंड में रह के जो किए और एक अमेरिका में रह के किए हैं, है ना। वही लिखा हुआ है, ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। ऑर्डेन के काम को ब्रिटिश और अमेरिकन फेजेस में बांटा गया है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेजेस, सबसे पहले अब इंग्लिश फेज के बारे में जानते हैं, जो कि इंग्लैंड में रह के काम किए हैं, है ना। तो ये इंग्लैंड में रह के जो काम किए हैं वो द नोटेबल वर्क, जो नोटेबल वर्क है ना, जो ऑफ द इंग्लिश पेजेस, जो इंग्लैंड में रह के काम किए हैं, है ना। और वो कौन कौन सा है, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। यानी ये सभी जो कविताएं जो लिखे हैं वो कहाँ लिखे हैं, तो ये लिखे हैं इंग्लैंड में। चूंकि इनको दो फेज में बांटा गया है, एक इंग्लैंड का और एक अमेरिका का, तो इंग्लैंड में रह के जो काम किए हैं वो कौन कौन सा है, तो द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। अब जरा हम इसके बारे अब जानते हैं, ये तो इंग्लैंड में रह के जो काम किए हैं उसके बारे जाने हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये अमेरिका में रह कर के जो काम किए हैं उसके बारे जरा, है ना। आगे है ये, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज आर, नोटेबल वर्क जो नोट किए जाने वाला वर्क है इनका, है ना, जिनको याद किए जाने वाला जो इनका काम है, जो कि कहाँ रह करके, अमेरिका में रह करके किए हैं, वो कौन कौन सा है, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एकिल्स, है ना। ये जो है ये कहाँ का काम है, ये इनका अमेरिकन वर्क है ना, यानी कि अमेरिका में रह करके ये लिखे हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझते हैं जरा। आगे कहते हैं, ही वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, जो कि एक लॉन्ग पोएम था, यानी कि लंबी कविता थी। इसके बारे में समझते हैं क्या है, ही वॉन द पुलिट्जर प्राइज, वह 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज जीते थे, है ना। किसके लिए, द फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी जो था, लंबी कविता जो थी, उसके लिए इनको मिला था क्या चीज, पुलिट्जर प्राइज मिला था।
अब सबसे पहले जरा समझते हैं ये पुलिट्जर प्राइज होता क्या है, आखिर कौन शुरू किए थे इसको, ये पुलिट्जर प्राइज आखिर क्यों दिया जाता है पुलिट्जर प्राइज, और किसको दिया जाता है पुलिट्जर प्राइज। तो ये समझते हैं जरा इसके बारे में जरा डिटेल से पहले। तो पुलिट्जर प्राइज का इतिहास समझते हैं, आखिर पुलिट्जर प्राइज है क्या, कौन शुरू किया, किसको दिया जाता है आखिर। तो देखते हैं जरा पुलिट्जर प्राइज, इट वाज स्टार्टेड इन 1917। यह प्राइज की जो शुरुआत हुई थी देने की वो 1917 ईस्वी में हुई थी, है ना। इट वाज अ मेजर अवार्ड ऑफ यूएसए, यह यूएसए का यानी अमेरिका का एक मुख्य अवार्ड है ना। विच इज प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ, जो कि न्यूज़पेपर, जो कि है ना, विच इज प्रोवाइडेड, जो कि दिया जाता है क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, यानी कि न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करने के लिए, है ना, यानी बोल सकते हैं पत्र, समाचार पत्र की जो पत्र का जो रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता जिसको कहते हैं, समाचार पत्र की पत्रकारिता करते हैं, जो वो अगर बहुत अच्छा काम करते हैं समाचार पत्र की इसके करने के लिए, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग करने के लिए, तो अगर बहुत अच्छा काम जो करते हैं उनको दिया जाता है ये। लिटरेचर यानी जो लिखते हैं कविताएं, कहानियां, साहित्य के लिए। एंड म्यूजिक, और म्यूजिक के क्षेत्र में, है ना, जो म्यूजिक के क्षेत्र में भी जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। कौन सा प्राइज, पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है फॉर वेल नोन वर्क। मतलब क्या है समझिए जरा एक बार। ये 1917 ईस्वी में शुरू की गई थी, जो कि समाचार पत्र की पत्रकारिता करने, साहित्य और म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छे काम, वेल नोन वर्क, अच्छे काम या जाए जाने वाले काम में अगर बहुत अच्छा काम अगर करते हैं तब उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। वो कौन सा, पुलिट्जर प्राइज। इट वाज स्टार्टेड बाय अ हंगरियन बोर्न अमेरिकन पब्लिशर जोसेफ पुलिट्जर। इट वाज स्टार्टेड, यह शुरू किया गया था किसके द्वारा, द हंगरियन बोर्न, हंगरियन मतलब हंगरी जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ हंगरी के बारे। हंगरी है ना, जो कि हंगरी में जन्म हुआ था एक व्यक्ति का, हंगरी में जन्म हुआ था, वही लिखा हुआ हंगरियन बोर्न, यानी हंगरी में उनका जन्म हुआ था, बट अमेरिकन पब्लिशर थे, यानी अमेरिका में जाके बस गए थे। पब्लिशर मतलब क्या होता है, प्रकाशक, है ना, अमेरिकन प्रकाशक जिसका नाम था जोसेफ पुलिट्जर, यही शुरुआत किए थे, है ना। जोसेफ पुलिट्जर नाम के व्यक्ति थे, है ना, जो कि कौन थे, अमेरिकन पब्लिशर थे, अमेरिकन प्रकाशक थे वो, है ना। वो शुरू किए थे ये पुलिट्जर प्राइज, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, है ना, इन्हीं के नाम पर पुलिट्जर प्राइज है। जैसे कि जैसे भारत में लगभग हर धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरीके से अगर देखा जाए हर देश के लोग रहते हैं, कहाँ, अमेरिका में। अमेरिका में आपको लगभग हर देश के व्यक्ति मिल जाएंगे, है ना। देखते हैं जैसे कि ये हंगरियन है, हंगरी के हैं। अब जो राइटर जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो इंग्लैंड के थे, लेकिन सब कहाँ, अमेरिका में बस गए थे, है ना। तो इस तरीके से देखते हैं अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर कि लगभग सभी देश के व्यक्ति वहाँ निवास करते हैं। तो ये था इतिहास पुलिट्जर प्राइज का। और फिर से हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, है ना, वही लिखा हुआ, ही वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। वह उनको जो है अपने कलेक्शन एज ऑफ एंजाइटी, जो कि एक लंबी कविता है, उसके लिए इनको 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज मिला था या जीते थे, ठीक है। और ये इनके बारे है, इस राइटर के बारे यानी W.H. जॉर्डन के बारे। और आगे क्या लिखा गया है, वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली वैग्रस पोएट। और यह जो थे एक प्रतिभाशाली, देखिए हिंदी में मैं लिख दिया वर्सटाइल मतलब प्रतिभाशाली, बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे, है ना। इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक रूप से, वैग्रस मतलब सशक्त या ओजस्वी, है ना,
पोएट मतलब कवि। तब वह एक प्रतिभाशाली बौद्धिक रूप से सशक्त कवि थे, है ना। और साथ ही साथ क्या थे, तो वर्ड्स ड्रामाटिस्ट पद्य के नाटककार, क्रिटिक आलोचक थे, ट्रांसलेटर अनुवादक थे, एंड एडिटर और संपादक भी थे। आई होप इस राइटर के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे समझते हैं, पोएट्री टू हिम, कविताएं जो हैं उनके लिए, है ना, कविताएं उनके लिए वाज ए सीरियस गेम, उनके लिए एक गंभीर खेल था। मतलब ऐसा नहीं कि कविताएं ये लिखते हैं तो हल्के में ऐसा नहीं, बिल्कुल तन और मन से बोलते हैं ना, काम करना, तो वैसे ही इनके लिए बहुत ही सीरियस वर्क था ये, क्या, द पोयम लिखना, है ना। आगे समझते हैं, कहते हैं ही हैड अ पैशन, उन्हें जुनून था। किस चीज का जुनून था इनको, क्या करने में इनको जुनून था, तो समझते हैं जरा। ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग, शब्द का आविष्कार करना। वर्ड मतलब शब्द, क्वाइनिंग मतलब जोड़ के नया चीज बना, नया शब्द बनाना। तो वर्ड क्वाइनिंग मतलब कोई भी दो को वर्ड जोड़ करके नया शब्द बनाना, यानी बोल सकते हैं हम लोग क्या, शब्द का आविष्कार करना, वही मैं लिखा हूँ। तो इनको जुनून था, इनका बहुत ज्यादा जुनून था किस चीज के लिए, तो वर्ड क्वाइनिंग के लिए, शब्द का आविष्कार करना। एंड यूजिंग आर्केइक वर्ड्स, आर्केइक का मतलब था अति प्राचीन शब्द, अति प्राचीन शब्दों को, वैसे शब्द जो कि जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, वैसे शब्दों को मिला करके नया शब्द बनाना, जिसके कारण क्या होता था, विच मैक्स हिम एट टाइम्स मतलब कभी कभी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि उनके लिए कभी कभी क्या है, समझ पाना जो है कठिन हो जाता था, है ना। मतलब इनकी कविताओं में ऐसा होता है कि इनका पैशन जो है, जुनून है, वो क्या चीज है, तो अति प्राचीन जो शब्द हैं या दो अलग अलग शब्द को जोड़ करके नया शब्द का आविष्कार करना, जिससे क्या होता है कि इनकी कविताएं पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि जनरली हम ऐसे वर्ड को जनरली यूज कभी करते हुए देखे नहीं है ना, इसलिए करके। आई होप बाकी आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं, आगे कहते हैं द प्रेजेंट लिरिक का मतलब होता है द प्रेजेंट लिरिक, जो वर्तमान में जो लिरिक है, जो लिखावट है, लिखावट मतलब जो कविता है, वो कौन सी कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये क्या है आखिर, ये कविता ये किसके ऊपर लिखा गया है, किस चीज के लिए ये लिखा गया है, तो वही समझते हैं जरा। द प्रेजेंट लिरिक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो प्रेजेंट लिरिक है जो कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, एनेक्ट्स, ये अवगत कराता है हमें, एनेक्ट मतलब अवगत कराना, है ना। ये अवगत कराता है हमें किस चीज से, द फ्रस्ट्रेशन, निराशा से, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, इनहेरेंट मतलब जन्मजात, जो कि बचपन से ही, जो कि मनुष्य के जीवन में जो निराशा है उस चीज को दर्शाता है। द एस्पिरेशन मतलब अभिलाषा या चाह, द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, वो चाह, वो अभिलाषा जो कि पूरी नहीं हुई है, फुलफिल मतलब पूरा नहीं हुआ है, जो उसके बारे में बताते हैं। ऐसा होता है कि मनुष्य में, जैसे हम लोग का बहुत सारी ऐसी अभिलाषाएं रहती है, ऐसी चाह होती है कि मुझे ये चीज़ मिले, मैं ऐसा करूं, लेकिन वो अपने जीवन में अच्छी तरीके से उसको कर नहीं पाते, पा नहीं पाते हैं उसे, है ना। तो उस चीज़ के बारे में बताते हैं। आगे कहते हैं द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच, और क्या चीज को दर्शाते हैं, तो वो लोनलीनेस को, यानी कि अकेलेपन को दर्शाते हैं। अकेलापन कहने का अर्थ क्या है, कि विच एवरी इंडिविजुअल, जो कि प्रत्येक व्यक्ति जीता है और मरता है ना। मतलब प्रत्येक व्यक्ति है, अकेले ही जन्म लेता है, अकेले ही मरता है जनरली, है ना। तो इस चीज के बारे इसमें जीवन मृत्यु इन सभी से रिलेटेड ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अकेले जन्म लेता है, अकेले ही मरता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो हमेशा मृत्यु की तरफ बढ़ते रहता है ना। तो इस चीज़ का वो इस कविता से हम लोग को अवगत कराते हैं, इस चीज़ के बारे बताते हैं, है ना। आई होप कि आप लोग को ये पोएम जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके राइटर W.H. ऑर्डन के बारे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
जल्द ही मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। जय हिंद।